टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम आए हैं मैराथन क्लास 6 के साथ, जो कि होने वाली है हमारी आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आज बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। तो आज पीडियाट्रिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है इस क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीजें आज कवर करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ये वीडियो। ये होने वाली है बहुत हेल्पफुल हमारे आरआरबी एग्जाम के लिए। दैट विल बी ऑन नहीं सर बुला रहे थे शायद। दैट विल बी ऑन 29th of April 2025 को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year old चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5 kgs। यानी कि हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब कोई 1 साल का बच्चा, उसका एक्सपेक्टेड वेट क्या होगा, जबकि वो जो बेबी हुआ था एट बर्थ उसका वेट था 3.5 kgs। तो अब वो 1 साल का हो गया है, तो अब उसका एक्सपेक्टेड वेट क्या होने वाला है। तो क्या 7 kgs, 6 kgs, 9.5 kg या 10.5 kgs। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बेबी का बर्थ है वो डबल कब होता है या ट्रिपल कब होता है। तो इसी क्राइटेरिया पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अगर बात करें तो हमारा जो बेबी होगा उसका वेट 10.5 kgs देखने को मिलेगा 1 साल में। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि जो बेबी है उसका 1 साल में वेट जो है वो देखने को मिलेगा 10.5 kgs। क्यों? क्योंकि अगर वो 3.5 kgs का था कब, जब उसका बर्थ हुआ था। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि किस तरीके से, किस बेसिस पे हम बेबी का जो वेट है वो कैलकुलेट करते हैं और उसको बोलते हैं कि कब वो डबल होगा, कब ट्रिपल होगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि वेट जो भी हो बर्थ पे 3.5 kgs, 2.5 kgs या जितना भी, ठीक है, तो अगर बात करें वो डबल होता है यानी कि 2 times होता है एट 5 months, यानी कि 5 महीने की उम्र में हमें जो बेबी का बर्थ हुआ था उसका वेट का डबल देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें 3 times कब देखने को मिलेगा तो 1 year पे। सेम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 1 साल में बच्चे का वेट 1 साल की उम्र में क्या होगा अगर उसका बर्थ वेट जो है वो 3.5 kgs है। तो 1 साल की उम्र में बच्चे का वेट जो है 3 times होता है, कब से, उसके डिलीवर्ड होने के टाइम के। ठीक है, 4 times बढ़ेगा 2 year में, 5 times बढ़ेगा 3 year में, 6 टाइम होगा 5 year में, 7 times होगा 7 year में और 10 times होगा 10 year में। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है कि बेबी का बर्थ वेट से लेके 10 साल तक उसका कितने साल में कितना ज्यादा डबल होगा बर्थ वेट से। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि बर्थ वेट ट्रिपल्स यानी कि 3 times होता है एट 1 year, कि 1 year में होता है। तो अगर बात करें कि क्वेश्चन के हिसाब से 3.5 kgs का बेबी था एट बर्थ और अगर ट्रिपल 3 बार करें तो 10.5 हमारा देखने को मिलेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन अ हेल्दी चाइल्ड, यानी कि किसी एक हेल्दी चाइल्ड में द हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस इक्वल एट ईच अदर अराउंड द एज ऑफ, यानी कि हमसे पूछा गया है कि एक हेल्दी चाइल्ड है तो उसका हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस कब, कौन सी एज में जो है वो इक्वल देखने को मिलता है। यानी कि हेड और चेस्ट सरकमफ्रेंस एक दूसरे के इक्वल
किस एज में देखने को मिलता है। तो 3 to 6 मंथ या 6 to 9 मंथ या 9 to 12 मंथ या 15 to 18 मंथ। तो इनमें से ऐसा कौन सी एज है जब हमें चेस्ट और हेड सरकमफ्रेंस जो है देखने को इक्वल मिलेगा। तो अगर बात करें तो हमारा 33 से 35 जो है नॉर्मल जो हेड सरकमफ्रेंस है वो देखने को मिलता है। तो अगर बात करें तो एट द एज ऑफ 9 to 12 मंथ्स, ठीक है, 9 से 12 मंथ्स के बीच में ये एक ऐसी एज है जब क्या होगा, हेड सरकमफ्रेंस इक्वल होगा चेस्ट सरकमफ्रेंस के, ठीक है। तो याद रखना है 9 to 12 मंथ्स। अब बात करते हैं कि इन अ हेल्दी चाइल्ड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ चेस्ट अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफ्रेंस एट बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम पे जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है किससे, हेड के सरकमफ्रेंस से, ठीक है। द सरकमफ्रेंस ऑफ हेड एंड चेस्ट आर ऑलमोस्ट इक्वल बाय द एज ऑफ 1 ईयर, कि जो हेड और चेस्ट का सरकमफ्रेंस है वो 1 साल के होने पे इक्वली रीडिंग्स पे आ जाता है, ठीक है। देयर आफ्टर द चेस्ट सरकमफ्रेंस एक्सीड्स द हेड सरकमफ्रेंस, उसके बाद क्या होता है, जो 1 साल की उम्र के बाद जो चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो ज्यादा हो जाता है किससे, हेड सरकमफ्रेंस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एंटीरियर फॉन्टेनिल इज क्लोज्ड एट, यानी कि हमारे बात करें तो एंटीरियर फॉन्टेनिल्स भी पूछ लेते हैं। तो फॉन्टेनिल्स हमारी बात करें तो मेजर जो है हमारे वो कौन सा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर देखने को मिलता है क्या, फॉन्टेनिल्स। तो अगर बात करें कि इसमें पूछा है एंटीरियर फॉन्टेनिल जो है वो कब क्लोज होते हैं, तो लेस देन 3 मंथ्स, 12 मंथ्स या 12 to 18 मंथ्स या फिर मोर देन 3 इयर्स। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एंटीरियर फॉन्टेनिल है वो एट द एज ऑफ 12 to 18 मंथ पे जो है क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आंसर जाएगा सी की तरफ, ए, बी एंड डी आर इनकरेक्ट। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, द एवरेज टाइम ऑफ क्लोजर इज 18 मंथ, कि 18 मंथ हमारा क्या है, एवरेज टाइम है क्या क्लोज होने का, एंटीरियर फॉन्टेनिल। बट द फॉन्टेनिल में नॉर्मली क्लोज एज अर्ली एज 9 मंथ्स, यानी कि लेकिन क्या हो जाता है, 9 मंथ्स के आसपास जो है फॉन्टेनिल बंद हो जाता है। द फॉन्टेनिल इज नॉर्मली स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड pulsatile and is the best evaluated when an infant is held upright while asleep or feeding, यानी कि जो हमारा फॉन्टेनिल होता है वो हल्का सा डिप्रेस्ड होता है और उसमें हर टाइम पल्सेशन फील होती रहती है, और बेस्ट जो पल्सेशन हमें फील होती है एट द टाइम ऑफ जब वो अपराइट पोजीशन में हो, अस्लीप में हो या फिर फीडिंग के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फॉलो अप केयर इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यू बॉर्न विद, यानी कि जो फॉलो अप केयर है वो कब रिक्वायर होगी फॉर द न्यू बॉर्न, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि हमें फॉलो अप किसके लिए जाना है, केयर के लिए जाना है, ठीक है। तो मंगोलियन स्पॉट्स आर प्रेजेंट बॉडी पे, ठीक है, हेड सरकमफ्रेंस 39 सेंटीमीटर है, मिलिया इज प्रेजेंट या अम्बिलिकल कॉर्ड हैज 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। तो इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन होने वाली है जिसमें जो बेबी है उसको क्या की जरूरत है, फॉलो अप केयर की। तो मंगोलियन स्पॉट्स पे नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी है और 1 वेन है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, और मिलिया इज प्रेजेंट नहीं। तो हमारा जो आंसर जाएगा दैट विल बी हेड सरकमफ्रेंस हो गया है क्या, 39, जबकि हमें पता है कि हमारा जो नॉर्मल
हेड सरकमफ्रेंस है वो है 33 टू 35 सेंटीमीटर्स। तो ये नॉर्मल से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉलो अप केयर करनी पड़ेगी न्यूबॉर्न के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें भी यही बात बोली गई है कि नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस इज 33 to 35 centimeter in a newborn baby. 39 is abnormally large head circumference, which is suggestive of hydrocephalus. यानी कि ये क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन को। सो दिस चाइल्ड रिक्वायर्ड फॉलो अप केयर, इसीलिए क्या चाहिए, बेबी को फॉलो अप केयर की जरूरत है। नेक्स्ट बात करें, which is the indicator of immediate estimate of the physical condition of the baby। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो क्या हो रही है, इंडिकेटर बन रही है इमीडिएट एस्टिमेट का फिजिकल कंडीशन ऑफ द बेबी का। तो न्यू बैलर्ड स्केल या अपगार स्कोर या ग्रोथ चार्ट या फिर हेल्थ असेसमेंट। बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बेबी डिलीवर करता है, तो ऐसा कौन सा स्कोर है या ऐसा कौन सा चार्ट है जो यूज करके हम बेबी का फिजिकल असेसमेंट करते हैं। तो अगर बात करें न्यू बैलार्ड स्कोर, इसको नहीं किया जाता, ग्रोथ चार्ट को नहीं, हेल्थ असेसमेंट को नहीं। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हम क्या करते हैं, अपगार स्कोर का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, बेबी की जो फिजिकल असेसमेंट है उसको करने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर सही जाएगा। इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हम असेस करते हैं और बेबी के अपगार स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज रूटीनली एडमिनिस्टर्ड टू अ न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। यानी कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो हमें बेबी को देना है, क्या प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है इसका आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इंजेक्शन विटामिन के, सोडा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर मिथाइल लेरेगोमेट्रिन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा विटामिन के की तरफ, ठीक है। तो आंसर हमारा ए इज करेक्ट, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने के लिए, प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है। तो बाकी सारे हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न, कि जब भी बेबी का बर्थ होता है तुरंत के तुरंत क्या करना है, न्यूबॉर्न को विटामिन के will be administered to newborn in order to prevent bleeding. Neonate have low plasma concentration and low level of vitamin K dependent clotting factor, ठीक है। तो हम जो है बेबी के तुरंत डिलीवर होने के बाद उसको विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि हम जो है ब्लीडिंग से उसको प्रिवेंट कर सके। अब जो न्यूनेट है उनके अंदर क्या मिलता है, लो प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड लो लेवल ऑफ विटामिन के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इमीडिएट आफ्टर द डिलीवरी बेबी शुड बी प्लेस्ड, यानी कि जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ है तो बेबी को हम कहां पर रखेंगे, मदर्स ब्रेस्ट, मदर्स एब्डोमेन, साइड ऑफ द मदर या रेडिएंट वार्मर। तो अगर बात करें कि नॉर्मल बेबी हुआ है, नॉर्मल बर्थ वेट है बेबी का, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, तो हम जो है बच्चे को रेडिएंट वार्मर पे नहीं रखेंगे, साइड में मदर के नहीं रखेंगे, मदर के एब्डोमेन पे नहीं रखेंगे। तो अगर रखेंगे तो क्या करने के लिए, कहाँ रखेंगे, मदर की ब्रेस्ट पर जो है बेबी को प्लेस करेंगे, सो दैट एक क्या होगा, टेम्परेचर का मेंटेनेंस होगा
और क्या होगा, जो मदर और बेबी का बॉन्ड है वो अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे कि कुछ रिफ्लेक्सेस की जो कि होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रिफ्लेक्सेस और माइलस्टोन से पीडियाट्रिक से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को हम लोगों को मिलते हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से करने वाले हैं हम, ठीक है। तो बाबिन्स्की साइन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल इन, यानी कि जो बाबिन्स्की साइन है वो किस में नॉर्मल कंसिडर्ड किया जाता है, न्यूबॉर्न में, एडोलसेंट में, यूथ में या ओल्डर चाइल्ड में। तो अगर बात करें तो बाबिन्स्की साइन जो है वो हमें न्यूबॉर्न में देखने को मिलता है, ना कि ओल्डर, यूथ और एडोलसेंट में। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो होगा न्यूबॉर्न, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। बाबिन्स्की साइन क्या होता है, जितने भी रिफ्लेक्सेस है वो सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मंथ में वो जो डेवलप होते हैं और उनका जो एंडिंग मंथ होता है, यानी कि जब वो एब्सेंट हो जाते हैं वो कौन सा मंथ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बाबिन्स्की साइन इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल इन न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट, कि ये न्यूबॉर्न और इन्फेंट में क्या कंसीडर किया जाता है, नॉर्मल। तो पॉजिटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स इन एडल्ट is indication of abnormalities in the motor control pathway leading from the cerebral cortex। अगर ये हमें एडल्ट में या फिर किस में देखने को मिले, न्यूबॉर्न से अलग या इन्फेंट से अलग, तो ये हमारी एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाता है, किसकी, जो मोटर कंट्रोल पाथवे है उसकी, जो कौन लीड करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स टू अ सडन लॉस ऑफ सपोर्ट व्हेन द इन्फेंट फील एज इट इज फॉलिंग इज नॉन एज, कि जब भी बच्चे को ऐसा लगे कि उसका जो सपोर्ट है वो नहीं है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टल रिफ्लेक्स, ग्लैबुलर रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स या टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कब हम या कौन से रिफ्लेक्स में क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि हमारा जो हमारा मोरो रिफ्लेक्स है उसमें देखने को मिलता है क्या, उसमें देखने को मिलता है कि बेबी जो है सडनली ऐसा फील करता है कि वो जो है नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ हाइपोथर्मिया इन न्यूनेट, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इंडिकेट होता है कि न्यूबॉर्न जो है उसको हाइपोथर्मिया है। तो पर्स्पिरेशन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो अगर बात करें कि न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया अगर हुआ है तो बेबी को ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, तो वो एक इंडिकेशन होता है किसके लिए, हाइपोथर्मिया के लिए। तो याद रखना, अगर किसी बेबी में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है तो वो हमारा इंडिकेटर बनेगा हाइपोथर्मिया का, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि जो ब्रेडिकार्डिया है वो प्रोपोर्शनल है किसका, कोल्ड टेम्परेचर का, इज सीन इन न्यूनेट विद हाइपोथर्मिया, यानी कि उन न्यूनेट्स न्यूबॉर्न में वो देखने को मिलता है किनमें, जिनमें हाइपोथर्मिया होता है। पर्स्पिरेशन एंड टैकीकार्डिया इज सीन इन हाइपोथर्मिक न्यूनेट्स, यानी कि जो पर्स्पिरेशन और टैकीकार्डिया है वो किस में देखने को मिलता है, हाइपोथर्मिक न्यूनेट में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सीन इन हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी, यानी कि कंगारू मदर जो केयर है वो नेसेसरी होती है
टिल बेबी अटेन अ वेट ऑफ, यानी कि जब तक बेबी को कितना वेट नहीं अटेन कर लेता तब तक क्या है, कंगारू मदर केयर जो है वो नेसेसरी होती है। तो 1500 ग्राम, 1000 ग्राम, 2500 ग्राम या फिर 3000 ग्राम। तो बेसिकली ये माना जाता है कि 2500 ग्राम्स जब तक बेबी का वेट नहीं अटेन हो जाता है तब तक आपको क्या करते रहना है, कंगारू मदर केयर जो है वो बेबी को प्रोवाइड करते रहना है। ठीक है, तो कंगारू मदर केयर जो है देते रहना है कब तक, जब तक बेबी का वेट जो है वो 2500 ग्राम्स जो है वो ना हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि WHO रिकमेंडेड द KMC यानी कंगारू मदर केयर टू बी कंटिन्यू टिल द बेबी अटेन अ वेट ऑफ 2.5 kgs or till baby wriggle out, indicating that they do not need kangaroo mother care any further। ठीक है, तो बात करेंगे कि 2.5 kgs तक जब तक बेबी का वेट नहीं हो जाता है तब तक हमें कंगारू मदर केयर जो है वो कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि की फीचर ऑफ कंगारू मदर केयर, की फीचर ऑफ कंगारू मदर केयर आर ऑल, ठीक है, आर ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो कंगारू मदर केयर का क्राइटेरिया मैच नहीं करता है उसको हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी एक्सक्लूड, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो कंगारू मदर केयर के क्राइटेरिया को मैच नहीं करना है उससे अलग। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या इनिशिएटेड इन अ फैसिलिटी एंड कंटिन्यूड एट होम, डन फॉर बेबीज विद साइनोसिस। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो कंगारू मदर केयर में मैच नहीं करता है? तो अगर बात करें तो डन फॉर बेबीज विद साइनोसिस, ये हमारा ऐसा क्राइटेरिया है जो कंगारू मदर केयर से मैच नहीं करता है, तो ये हमारा आंसर जाएगा सही। बाकी सारे सही गलत है क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया है किसके, कंगारू मदर केयर के। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो कंगारू मदर केयर के बारे में एक बात कर लेते हैं कि ये एक टेक्निक होती है, किसके लिए प्रैक्टिस की जाती है, न्यूबॉर्न के लिए, यूजुअली प्रीटर्म जो होते हैं इन्फेंट, वेयर इन द इन्फेंट इज हेल्ड स्किन टू स्किन विद एन एडल्ट, यानी कि जहां पे बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है उसकी मदर के साथ। ठीक है, द कंगारू पोजीशन प्रोवाइडेड रेडी एक्सेस टू नरिशमेंट, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है कंगारू पोजीशन जो है। द पेरेंट्स स्टेबल बॉडी टेम्परेचर हेल्प्स टू रेगुलेट द न्यूनेट temperature more smoothly than an incubator and allow for readily accessible breastfeeding, यानी कि जो पेरेंट्स की बॉडी है वो ज्यादा प्रिपेयर रहती है बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एज कंपेयर टू इंक्यूबेटर्स। ठीक है, babies who are eligible for kangaroo care include preterm infant weighing less than 1500 ग्राम्स एंड ब्रीदिंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये सारे जितने भी बेबीज हैं वो सारे किसके लिए एलिजिबल होते हैं, कंगारू मदर केयर के लिए। कार्डियोपल्मोनरी मॉनिटरिंग, ऑक्सीमेट्री, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और नेजल कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, वेंटिलेशन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन एंड मॉनिटर लीड्स डू नॉट प्रिवेंट कंगारू मदर केयर। ठीक है, तो इन सब में जो ये कंडीशन है वो प्रिवेंट नहीं करती है क्या, कंगारू मदर केयर। बेबीज हु आर इन कंगारू मदर केयर टेंड टू बी लेस प्रोन टू
apnea and bradycardia and have stabilization of oxygenation need। यानी कि जो बच्चे क्या होते हैं कंगारू मदर केयर में होते हैं तो उनको लेस चांसेस होते हैं कि उनको एपनिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, और उनके पास क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है ऑक्सीजन लेवल का। नेक्स्ट बात करते हैं, लेसिथीन एंड स्पिंगोमाइलिन इज डन टू असेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनमें से हम क्या बात करने वाले हैं कि ऐसा लेसिथीन और स्पिंगोमाइलिन जो रेशो है वो किसके लिए असेसमेंट के लिए यूज होता है, लंग्स के लिए, फीटल सर्कुलेशन के लिए, ब्रेन या गोनाड के लिए। तो गोनाड के लिए नहीं होता, ब्रेन के लिए भी नहीं होता, फीटल सर्कुलेशन के लिए भी नहीं होता। जो स्पिंगोमाइलिन है और लेसिथीन है वो हमारा किसके लिए होता है, लंग्स के लिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो जाएगा किसकी तरफ, आंसर की तरफ। तो बात करते हैं लेसिथीन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशियो की। असेसमेंट ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी, ठीक है, पेरिनेटली बाय टेस्टिंग एमनियोटिक फ्लूइड ऑब्टेन्ड बाय एमनियोसेंटेसिस। यानी कि असेसमेंट किया जाता है फीटल लंग मैच्योरिटी का कैसे, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। इट इज परफॉर्म्ड बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो है परफॉर्म किया जाता है। द रिस्क ऑफ आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो रिस्क है वो वेरी लो होता है इफ द लेसिथीन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशियो इज मोर देन 2। ठीक है, अगर मोर देन 2 रेशियो है दोनों का तो हमारे पास जो रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है वो कम हो जाता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लेसिथीन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशियो इज मोर देन 2। तो इन एक्सेप्शंस, तो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, ठीक है, इन सब को हो सकता है इंट्रापार्टम एस्फाक्सिया या फिर एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इन सारी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, लेस देन 2 रेशियो ऑफ लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ लंग्स इन्फ्लेशन टू चीट कंप्रेशन इन कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज। तो अगर बात करें कि हमसे पूछ लिया गया है लंग इन्फ्लेशन का रेशियो किसके लिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के लिए, तो 1:5, 2:5, 1:3 या 3:1। तो अगर बात करें तो जो हमारे बेबी है उनमें देखने को मिलता है 1:3। ठीक है, तो आंसर सी विल बी करेक्ट, 1:3 रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रोवाइडर शुड परफॉर्म chest compression while the other maintain the airway and perform ventilation। यानी कि एक जो बंदा होगा वो chest compression प्रोवाइड करेगा, जो दूसरा होगा वो एयर एंड परफॉर्म करेगा वेंटिलेशन को। कंप्रेशन रेशियो ऑफ 1:3 with as short as a pause in compression as possible। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो होने वाला है 1:3 का। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, साइज ऑफ सक्शन कैथेटर। साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज इन न्योनेट फॉर ओरल एंड नेजल सक्शन। यानी कि जब न्योनेट में हम ओरल और नेजल सक्शन करते हैं तो कैथेटर का साइज कौन सा यूज किया जाता है, कितने फ्रेंच का कैथेटर हम यूज करेंगे, तो 8 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच या 16 फ्रेंच। तो बात करते हैं तो न्योनेट्स में हम जो है वो 8 फ्रेंच का जो है कैथेटर यूज करते हैं। सक्शन कैथेटर 8 फ्रेंच का यूज होगा, तो ऑप्शन ए विल बी राइट, बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं
अब बात करेंगे कि ड्यूरिंग neonatal resuscitation what is the order of clearance of secretion, यानी कि जब न्योनेट है उनका हम सिक्रीशन कैसे क्लीन करते हैं। तो फ्रॉम माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नेजल कैविटी फॉलोड बाय सक्शन, फेरिंग्स फॉलोड बाय माउथ या नन ऑफ द अबव। तो ये सारे हमारे आंसर रॉन्ग होंगे। तो सबसे पहले बात करें तो माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नेजल कैविटी, ठीक है। तो हमारा ये टेक्निक होता है, कभी भी हम न्योनेट्स का सिक्रीशन करते हैं तो सबसे पहले अगर ये एडवाइस दी गई है या ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि सक्शन करना है माउथ एंड नोज बोथ, ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले माउथ में सिक्रीशन जो है उसका सक्शन करेंगे, देन हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड नेजल कैविटी सिक्रीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन फुल टर्म न्यूबॉर्न्स, यानी कि जो फुल टर्म न्यूबॉर्न्स है, फंक्शनल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस अकर आफ्टर बर्थ, यानी कि कितने टाइम के बाद जो डक्टस आर्टरियोसस है उसका फंक्शन क्लोज होता है न्यूबॉर्न के अंदर। तो विद इन 3 वीक्स, विद इन 2 वीक्स, विद इन 1 वीक या फिर विद इन 24 to 72 आवर्स। तो बात करें तो हमारा डक्टस आर्टरियोसस जो क्लोज होता है वो होता है विद इन 22 to 72 आवर्स, ठीक है। इतने में जो है वो क्या होगा, क्लोज होगा, ना वो 3 वीक में होगा, ना 2 में, ना 1 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन की। नॉर्मली द डक्टस आर्टरियोसस क्लोजेस विद इन 24 to 72 आवर्स आफ्टर अ फुल टर्म बर्थ, यानी कि अगर फुल टर्म बेबी जो है डिलीवर हुआ है तो उसका जो डक्टस आर्टरियोसस है वो क्लोज होगा 24 to 72 आवर्स में आफ्टर बर्थ। इफ 72 आवर्स द डक्टस फेल्स टू क्लोज, यानी कि अगर वो क्लोज नहीं होता है 72 आवर्स के बाद, तो अ डायग्नोसिस ऑफ परसिस्टेंट पीडीए में बी मेड, एक डायग्नोसिस किया जाएगा पीडीए का। दिस इज नोन एज फंक्शनल क्लोजर, यानी कि ये क्या बोला जाएगा, फंक्शनल क्लोजर का। परमानेंट और एनाटॉमिक क्लोजर इज कंप्लीट विद इन 2 to 3 वीक्स, ठीक है। जो परमानेंट क्लोजर देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 to 3 वीक्स के अंदर इस डायग्नोसिस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है, आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो हमें कब से स्टार्ट करनी है, विद इन 2 आवर्स, विद इन हाफ आवर्स, या फिर 1 ऑन सेकेंड डे, या फिर आफ्टर 1 वीक। तो बात करें अगर नॉर्मल डिलीवरी की, या फिर अगर मदर या बेबी जो दोनों नॉर्मल है और उन्हें कोई ऐसे एज सच मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिले हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, तो हम जो है प्रोसीड करेंगे कि जल्दी से जल्दी जितनी हो सकता है उतना हमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करा देनी है। तो आफ्टर 1 वीक तो गलत हो जाना है, ऑन सेकेंड डे, ऑन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स हम नहीं जाएंगे। विद इन 30 मिनट जो है हमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर देना है इन नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। तो विद इन हाफ आवर जो है क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है क्या ब्रेस्ट फीडिंग को जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना गया है। तो हेपेटाइटिस सी, कार्डियोमायोपैथी, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टाइफॉइड। तो बात करें टाइफॉइड में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस में नहीं है, कार्डियोमायोपैथी में भी नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन माना जाता है या मना किया जाता है, क्या कराने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एबनॉर्मल इन अ नियोनेट, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो एबनॉर्मल मानी जाती है, किसमें, नियोनेट्स में। तो एरिथमा टॉक्सिकम या फिर मंगोलियन स्पॉट, कैपेट सक्सिडियम या जॉन्डिस विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है आपके अकॉर्डिंग कि जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में सिलेक्ट करना चाहोगे कि जो क्या माना जाता है, कंसीडर किया जाता है एबनॉर्मल इन नियोनेट्स। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो हमारा जॉन्डिस देखने को मिलता है विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, तो वो एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि कंसीडर की जाती है नियोनेट में। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा क्या, डी आंसर होगा हमारा कि जॉन्डिस विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी देखने को मिलता है, तो वो होता है एबनॉर्मेलिटी इन नियोनेट्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अ फुल टर्म न्यूबॉर्न ऑपरेशनल थ्रेशोल्ड फॉर हाइपोग्लाइसीमिया इज डिफाइंड एज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल लेस देन कितना, मतलब कितना प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होगा जो हम क्या कंसीडर कर सके, डिफाइन कर सके कि क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है किसको, न्यूबॉर्न को। ठीक है, तो क्या 30 mg/dl, 45 mg/dl, 55 mg/dl या 65 mg/dl। तो अगर बात करें हमारा जो आंसर जाएगा दैट विल बी 45 mg/dl। अगर बेबी का प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है तो वो कंसीडर किया जाता है क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा अगर उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो 45 mg/dl जो है वो होगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि द ऑपरेशनल थ्रेशोल्ड for hypoglycemia is defined as that concentration of plasma or whole blood glucose at which clinician should consider intervention based on the evidence currently available in literature. Operation threshold has been defined as BGL or less than 40 mg/dl plasma glucose level less than या फिर 45 mg/dl, यानी कि यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया गया है कि हमारा अगर 40 mg/dl के हिसाब से जो हमारा क्या है BGL कम होगा या फिर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल लेस देन होगा 45 mg/dl के हिसाब से, तो वो कंसीडर किया जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया के अंडर न्यूनेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, what is the most common complication, कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है for which a nurse must monitor preterm infant, कि जिसके लिए जो नर्स है वो प्रीटर्म इन्फेंट को क्या करे, मॉनिटर करेगी। हेमरेज, ब्रेन डैमेज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर एस्पायरेशन ऑफ म्यूकस। तो हमें सबको पता है कि इन ऑप्शन में से हमें ऐसी कंडीशन जो है वो फाइंड आउट करनी है जिसमें क्या है, प्रीटर्म, यहाँ पे कीवर्ड दे दिया प्रीटर्म। तो अगर प्रीटर्म इन्फेंट दिया है और उसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा गया है तो सीधा सीधा हमारा आंसर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आएगा, क्योंकि जितने भी प्रीटर्म बेबी डिलीवर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो आंसर सी विल बी करेक्ट। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम occur most often in newborn preterm, affecting nearly all newborn who are born before 28 weeks of pregnancy। यानी कि जितने भी बेबी जो है डिलीवर होते हैं 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले, वो सब के सब क्या होता है उनको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लेस ऑफन RDS कैन अफेक्ट फुल टर्म न्यूबॉर्न
मतलब बहुत रेयर होता है जो फुल टर्म बेबी को ये इन्फेक्ट कर सकता है या इफेक्ट कर सकता है। सिंस द एग्जैक्ट पीरियड ऑफ प्री टर्म जेस्टेशनल एज इज नॉट गिवन, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज द मोस्ट लाइकली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, यानी कि कौन सी बात सही नहीं है रिगार्डिंग मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के। तो इट इज कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कॉमन कॉज है। इट अकर व्हेन अ न्यूबॉर्न इनहेल particulate meconium mixed with amniotic fluid in utero, ठीक है, कि जो न्यूबॉर्न है वो क्या एस्पिरेट कर लेता है, मिकोनियम को विद एमनियोटिक फ्लूइड। इट डज नॉट प्रोग्रेस टू परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन सिवियर केसेस, यानी कि ये ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है किसमें, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन में इन सिवियर केसेस। या फिर चेस्ट एक्सरे शो द इनफिल्ट्रेट विद द एरिया ऑफ एटेलैक्टेसिस, यानी कि जो चेस्ट एक्सरे है उसमें क्या दिखने को मिलता है, फ्लूफी इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। कौन से एरिया में, एटेलैक्टेसिस एरिया में। तो अगर कोई बात इससे रिलेटेड सही नहीं है तो वो होगी कि इट डू नॉट प्रोग्रेस टू परसिस्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन सिवियर केसेस, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कि ये बात यहाँ पे ऐसे बोली गई है कि ये परसिस्ट नहीं होगा या प्रोग्रेस नहीं होगा, किससे, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन से। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो फीचर ऑफ मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इंक्लूड, कुछ फीचर्स है मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के। उसमें क्या होता है, एस्फाइक्सेटेड एट बर्थ, ठीक है, डिवेलप्स प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सून आफ्टर बर्थ, यानी कि डेवलप क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे ही वो बेबी डिलीवर होता है। लाइफ थ्रेटनिंग परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लाइफ थ्रेटनिंग परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। चेस्ट एक्सरे शो बाइलेटरल क्वार्ट्स, ठीक है, इरेगुलर डेंसिटीज विद पैचेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमिया। एक्सरे में हमको ये सारी फाइंडिंग्स जो है देखने में मिलती है। तो इसीलिए ऑप्शन सी विच स्टेट इट डज नॉट प्रोग्रेस टू परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज इनकरेक्ट, ठीक है, इसीलिए वो आंसर है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न, की लंग कैपेसिटी पूछी है न्यूबॉर्न में। तो 100 ml, 350 ml, 500 ml या 150 ml। तो अगर बात करें न्यूबॉर्न की तो हमें जो है वो देखने को मिलता है 150 ml लंग्स कैपेसिटी ऑफ अ न्यूबॉर्न, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज 150 ml। 150 ml टोटल लंग कैपेसिटी होती है। इट एस्टिमेट ऑफ टोटल लंग वॉल्यूम ऑफ इन्फेंट इज 44 प्लस या माइनस 9 ml पर kg। इस हिसाब से जो है हमारा क्या होता है, एस्टिमेट किया जाता है टोटल लंग वॉल्यूम का। एन एवरेज न्यूबॉर्न वेट्स, यानी कि जो एवरेज न्यूबॉर्न है उसका वेट क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 kgs होता है। देयरफॉर लंग कैपेसिटी इज 50 into 3, तो हमारा 150 ml जो है लंग टोटल लंग कैपेसिटी जो है देखने को मिलेगी। द एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेल इज अबाउट 6 liters ऑफ एयर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यानी कि ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, नॉट सेट में और हर एग्जाम में, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है क्या प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग? पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया, इन परफोरेट एनस या फिर अपेंडिसाइटिस। तो बात करें अपेंडिसाइटिस नहीं, इन परफोरेटेड एनस नहीं, हर्निया नहीं। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस का, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा जाएगा सही की तरफ। अगर आपको एग्जाम में कहीं भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एज अ कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाए तो आपका आंसर जाना चाहिए हमेशा पाइलोरिक स्टेनोसिस की तरफ, ठीक है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इज अ नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्टमक ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये नैरोइंग पार्ट हो जाता है किसका? स्टमक का, ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट अप टू 3 फीट। यानी कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है होने को मिलती है क्योंकि जो पार्ट है हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन तक का वो नैरो देखने को मिलता है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ बाइल, इसमें कोई बाइल जो कंटेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता। दिस अकर ड्यू टू द हाइपरट्रॉफिक पाइलोरस मसल विच ऑब्स्ट्रक्ट द गैस्ट्रिक पाथवे, ठीक है। तो ये था हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ चाइल्ड विद अ लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि कोई बच्चा है उसके अंदर क्या देखने को मिला है? लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड एब्सेंट लैक्टेज एक्टिविटी, और जो लैक्टेज एक्टिविटी है वो भी एब्सेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज लीस्ट लाइकली टू कॉज सिम्टम्स, इनमें से ऐसा कौन सा फूड है जो उसको सिम्टम्स नहीं शो करेगा या कम शो करेगा? आइसक्रीम, स्किम्ड मिल्क या फिर कंडेंस्ड मिल्क या फिर योगर्ट। तो आइसक्रीम नहीं करेगा, स्किम मिल्क नहीं करेगा, कंडेंस्ड मिल्क नहीं करेगा, तो उसके लिए जो अच्छा होगा दैट विल बी योगर्ट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड। तो आंसर डी की तरफ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ वन और मोर फॉलोइंग, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, नोजिया, फ्लैटुलेंस एंड ब्लोटिंग आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ लैक्टोज कंटेनिंग फूड सब्सटेंस, यानी कि जो लैक्टोज कंटेनिंग सब्सटेंस फूड होते हैं उनको खाने के बाद ये सारे जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। फिर अवॉइडेंस ऑफ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट विल रिलीव सिम्टम्स इन द चिल्ड्रन, यानी कि अगर आप लैक्टोज फ्री फूड खाते हैं तो आपको क्या है? रिलीफ देखने को मिलेगा इन सिम्टम्स से। Among the given option, yogurt is less likely to cause symptoms due to following reason. योगर्ट का इस जो सिम्टम कम कोज करता है उसके भी कुछ रीजन है। तो योगर्ट कंटेन इनएक्टिव लैक्टेज एंजाइम, यानी कि जो योगर्ट के अंदर है वो क्या प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव एंजाइम लैक्टेज के, ठीक है। तो विच इज एक्टिवेटेड बाय द टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द ड्यूडोनम, जो कि एक्टिवेट होते हैं किससे? पीएच से, किसके? ड्यूडोनम के। दिस लैक्टेज एक्टिविटी इन द योगर्ट सब्सटेंस फॉर द लैक ऑफ एंडोजीनियस लैक्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया इन योगर्ट पर्टिकुलरली डाइजेस्ट लैक्टेज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टेज बिफोर द कंजप्शन, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है योगर्ट में वो पार्शियली डाइजेस्ट करता है किसको? लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बिफोर कंजप्शन। तो योगर्ट्स सेमी सॉलिड स्टेट शोज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड gastrointestinal transit
रिजल्टिंग इन फ्यूअर सिम्टम्स ऑफ लैक्टेज इंटॉलरेंस। तो इसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, योगर्ट से कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज अ साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, कि इनमें से ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, या फिर आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो अगर बात करें आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस नहीं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नहीं, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है यानी कि TOF जो है वो देखने को मिलेगा, क्या, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें तो साइनोटिक हार्ट डिजीज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मैनी डिफरेंट हार्ट डिफेक्ट्स। ये क्या करती है, ग्रुप होती है ऑफ मैनी हार्ट डिफेक्ट्स का दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, जो कब प्रेजेंट होते हैं, बर्थ पे, और जिनको हम कंजेनाइटल बोलते हैं। दे रिजल्ट इन अ लो बर्थ ऑक्सीजन लेवल, यानी कि ये क्या रिजल्ट करते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, लो ऑक्सीजन लेवल होता है। साइनोसिस रेफर्स टू अ ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन एंड अ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जब लो लेवल होगा ऑक्सीजन का तो वो जाएगा साइनोसिस की तरफ, जिसके वजह से हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कलर है वो ब्लूइश देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट आर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एंड ट्राइकस्पेड एट्रेसिया। तो ये दोनों जो है एग्जाम्पल है किसके, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ मदर आस्क हर 2 ईयर चाइल्ड, कि जो मदर है उसने अपने 2 साल के बच्चे से पूछा, डू यू वांट टू ईट नाउ, क्या तुम अब खाना चाहते हो। द चाइल्ड रेस्पॉन्ड नो। ठीक है, तो चाइल्ड ने क्या रेस्पॉन्ड दिया, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक डज द चाइल्ड, कि कौन सी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक जो है बच्चे ने यहाँ पे दिखाई है, ईगो सेंट्रिज्म, नेगेटिविज्म, या ईगोमेनिया, या रिचुअलाइज्म। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे बच्चे ने जो है वो नेगेटिविज्म दिखाया है खाने की तरफ, कि मम्मी ने तो पूछा है कि भाई अब क्या तुम खाना चाहते हो, लेकिन बच्चे ने क्या आंसर करा, नहीं, तो वो है नेगेटिविज्म। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो नेगेटिविज्म इज अ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक बाय द टेंडेंसी टू रेजिस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, एंड रिफ्यूजल टू कंप्ली विद रिक्वेस्ट, यानी कि जो नेगेटिविज्म होता है अगर बच्चा उसको यूज कर रहा है तो वो सीधा सीधा किसकी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्यूजल की, क्या, किसी भी रिक्वेस्ट की गई, यानी कि अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो मुझे मना कर दे तो सीधा सीधा क्या है, रिफ्यूजल है, नेगेटिविज्म है। ठीक है, दिस बिहेवियर इज कॉमनली एनकाउंटर्ड विद यंग चिल्ड्रन टॉडलर्स, यानी कि जो टॉडलर्स होते हैं उनमें ये कम। ठीक है, तो कैनुला साइज यूज इन न्यूबॉर्न बेबी इज, कि कौन से साइज का कैनुला हम यूज करते हैं न्यूबॉर्न में, 24 साइज, 22, 20 या फिर 18। तो हमें पता है कि न्यूबॉर्न में हम जो है सबसे कम गॉज का कैनुला यूज करते हैं, दैट इज 24 गोज। ठीक है, तो 24 हमारा क्या होता है, पर्पल कलर का कैनुला होता है। ठीक है, और क्या 24 उसका गॉज देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का तो वो है कि एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स, यानी कि अगर बात करें कि किसी मदर ने जो ब्रेस्ट मिल्क है वो स्टोर किया है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कितने घंटे तक स्टोर रह सकता है, 4, 8, 16 या 24। तो अगर बात करें कि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो रूम टेम्परेचर पे सिर्फ 4
आवर्स तक जो है वो स्टोर्ड रह सकता है। ठीक है, तो आंसर ए हमारा सही जाएगा कि 4 घंटे तक जो है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हमारा यहाँ पे ह्यूमन मिल्क स्टोरेज गाइडलाइंस कुछ दी गई है। तो अगर बात करें कि टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो कोलेस्ट्रम जो है वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट और कोल्डर पे स्टोर किया जाता है 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रीजर में अगर करना है तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और कोल्डर पे -18 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रेशली अगर हमारा एक्सप्रेस्ड हुआ है और पंप्ड किया गया है तो वो अप टू 4 आवर्स हम स्टोर कर सकते हैं, 4 डेज कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ इज बेस्ट, अप टू 12 मंथ्स इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, अगर फ्रीजर हम कर रहे हैं तो। अगर ये रूम टेम्परेचर की बात करें तो 4 घंटे तक रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में 4 दिन तक, और 6 महीने से 12 महीने तक हम फ्रीजर करके रख सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को, अगर फ्रेशली हमने एक्सप्रेस आउट किया है। ठीक है, इसी तरीके से ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क जो है स्टोर करके हम रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हमने डिस्कस किया है वो किया है पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में, या पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब कुछ आज इस वीडियो में कवर हुए हैं, क्योंकि हमें 29 अप्रैल को आरआरबी के पेपर में सिलेक्शन हर हाल में पाना है। ठीक है, तो इसीलिए बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में मैराथन क्लास के साथ, जो कि होगी 28 अप्रैल तक। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल या कंटेंट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।